नमस्कार और स्वागत है। हम सब जिस दुनिया में रहते हैं वो बस यूं ही चीजों का एक ढेर नहीं है। इसके पीछे ना एक तरह का अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है जो हर चीज को चला रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी फोन में सॉफ्टवेयर होता है। इसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो चलिए आज जीवन के इस मूलभूत खाके को समझते हैं। तो ये सिस्टम असल में है क्या? ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का एक जमावड़ा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही पेचीदा नेटवर्क है जहां हर एक चीज दूसरी हर एक चीज से जुड़ी हुई है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सिस्टम के कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो इस कोड को समझने के लिए हमें इसकी सबसे बुनियादी इकाई यानी बेसिक यूनिट को देखना होगा, पारिस्थितिकी तंत्र। आप कह सकते हैं कि यही वो नींव है जिस पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी है। तो पारिस्थितिक तंत्र है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा एरिया है जहां सारी जीवित चीजें जैसे पौधे, जानवर, छोटे छोटे जीवाणु अपने निर्जीव वातावरण के साथ मतलब पानी, मिट्टी, धूप के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कोई सीधी लाइन नहीं है बल्कि एक उलझा हुआ जाल है। सारी की सारी एनर्जी का सोर्स तो सूरज है। पौधे, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, इस एनर्जी को खाने में बदल देते हैं। फिर जानवर यानी उपभोक्ता इन पौधों को खाते हैं और जब ये सब जीव मर जाते हैं तो अपघटक जैसे बैक्टीरिया और फंगस उन्हें वापस पोषक तत्वों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है जैविक, मतलब सारी जीवित चीजें, और दूसरा है अजैविक, यानी वो सारी निर्जीव चीजें जो जीवन को मुमकिन बनाती हैं। इन दोनों के बीच का तालमेल वही एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाता है। तो ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सिस्टम चलता कैसे है। देखिए, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन और फ्यूल दोनों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए एनर्जी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस सिस्टम का फ्यूल है ऊर्जा, और इस धरती पर लगभग सारी ऊर्जा का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सूरज। हर एक जीवित चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी हो, एक विशाल और अदृश्य नेटवर्क से जुड़ी हुई है। और इस पूरे नेटवर्क को ताकत कहां से मिलती है? ऊर्जा के प्रवाह से। आज हम इसी कमाल की यात्रा को समझने वाले हैं कि कैसे सूरज की बस एक किरण घास के मैदानों, जंगलों और समंदरों में जिंदगी भर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक कॉन्सेप्ट से, पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये है क्या? ये असल में इकोलॉजी की मतलब पारिस्थितिकी की सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। ये टर्म हमें 1935 में एजी टैंसले ने दिया था। तो अगली बार किसी पार्क में टहलते हुए ये सोचना दिलचस्प होगा कि हम एक कितने कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के बीच में हैं, और ये आइडिया हमें एजी टैंसले की वजह से मिला। कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक छोटा सा तालाब हो या फिर एक बहुत बड़ा जंगल, वो दो तरह की चीजों से मिलकर बनता है। एक है जैविक यानी बायोटिक घटक, मतलब सारे पेड़ पौधे, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया, और दूसरे हैं अजैविक यानी एबायोटिक, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप। ये दोनों मिलकर ही एक सिस्टम बनाते हैं जो हमेशा चलता रहता है। तो ठीक है, हमारे पास ये सारी जीवित और निर्जीव चीजें एक साथ मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एनर्जी के इस बड़े खेल में, इस बड़े बहाव में इनका असल में रोल क्या है? ये फिट कहाँ होते हैं? इसे समझने के लिए हमें इकोसिस्टम के मेन प्लेयर्स से मिलना होगा। यहाँ तीन सबसे जरूरी रोल हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इन्हें कहते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। तो सबसे पहले आते हैं उत्पादक, या जिन्हें ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। सच पूछिए तो ये सिस्टम के पावर प्लांट हैं, जैसे हरे पौधे और काई। ये सूरज की रोशनी को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए उसे खाने में यानी केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। बस यहीं से इकोसिस्टम में एनर्जी की एंट्री होती है। इसके बाद आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। इनका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे हिरण ने पत्तियां खाईं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, और फिर जिस भेड़िए ने उस हिरण का शिकार किया वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। और आखिर में आते हैं अपघटक या डिकम्पोजर्स। ये हमारे इकोसिस्टम की वो अदृश्य क्लीनअप और रिसाइकलिंग टीम है जो हमें दिखती नहीं। बैक्टीरिया और फंगस जैसे जीव मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर उनके जरूरी पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि प्रोड्यूसर्स उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें।
तो अब ये सारे खिलाड़ी मिलकर काम कैसे करते हैं? अच्छा, एनर्जी के इस रास्ते को समझने का सबसे आसान तरीका है फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला को देखना। घास के मैदान का ये उदाहरण देखिए, एकदम क्लासिक है। घास ने सूरज से एनर्जी ली, फिर एक टिड्डे ने घास को खाया, इसके बाद मेंढक ने उस टिड्डे को खा लिया, जिससे एनर्जी उसमें चली गई, और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। सांप मेंढक को खाता है और आखिर में बाज उस सांप को। एनर्जी एक सीधी लाइन में बह रही है। इस चेन में हर एक स्टेप को जहां एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर कहते हैं। तो घास पहले लेवल पर है, टिड्डा दूसरे पर, मेंढक तीसरे पर, और इसी तरह ये आगे बढ़ता जाता है। लेकिन असल जिंदगी में प्रकृति इतनी सीधी सादी लाइन में तो चलती नहीं है। तो अब हम एक सिंपल सी चेन से आगे बढ़कर एक ज्यादा असली और कहीं ज्यादा उलझे हुए जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं पर फूड वेब यानी खाद्य जाल का कॉन्सेप्ट आता है। सोचिए, एक फूड चेन अगर एक सीधी सड़क है, तो फूड वेब उन सड़कों से बना एक पूरा शहर है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। यह हमें दिखाता है कि एनर्जी एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रास्तों से बह सकती है। और ये बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है। हकीकत में मेंढक सिर्फ टिड्डे ही नहीं खाता और सांप को सिर्फ बाज ही नहीं खाता। असलियत तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है, और फूड वेब इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। तो क्या कोई नियम है जो इन सभी फूड चेन्स और वेब्स के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो ऊपर जाते जाते हमेशा छोटा क्यों होता जाता है। इसका जवाब बस इस एक नंबर में छिपा है, 10%। और यही है वो मशहूर 10% का नियम, ऊर्जा ट्रांसफर का 10% लॉ। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। जब कोई एक जीव दूसरे को खाता है ना, तो उसे मिलने वाली एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही उसके शरीर का हिस्सा बनता है, मतलब बायोमास में बदलता है। सोचिए जरा, सिर्फ 10वां हिस्सा। तो फिर सवाल उठता है कि बाकी 90% एनर्जी गई कहां? वो बर्बाद नहीं होती। जीव उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सांस लेने में, चलने फिरने में, शरीर को गर्म रखने में। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी गर्मी यानी हीट के रूप में निकल जाती है। ये चार्ट इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। मान लीजिए प्रोड्यूसर्स के पास 1000 जूल एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स तक सिर्फ 100 जूल पहुंचेगी, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते तो ये सिर्फ 10 जूल रह जाएगी। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी लॉस है, और इसी वजह से पिरामिड का शेप ऐसा होता है। तो अब इस जानकारी से उस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि फूड चेन्स इतनी छोटी क्यों होती हैं, 4 या 5 लेवल से ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि हर स्टेप पर 90% एनर्जी खो रही है। तो चौथे या 5वें लेवल के बाद टॉप पर बैठे शिकारी के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मतलब हमारे इकोसिस्टम की अपनी एक लिमिट है। तो हमने एनर्जी के इस फ्लो को समझ लिया, लेकिन असल में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें उस नाजुक बैलेंस के बारे में बताता है जिस पर सारी जिंदगी टिकी है। और बात सिर्फ एनर्जी की नहीं है। फूड चेन के जरिए जो भी एक जीव खाता है वो उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है, और इसमें सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली चीजें भी शामिल हो सकती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। होता क्या है कि जब कीटनाशक जैसे खतरनाक केमिकल पर्यावरण में आते हैं तो वो फूड चेन में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो मतलब जब हम पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही फूड चेन के टॉप पर बैठे जीवों को जहर दे रहे होते हैं। हमारी गतिविधियों ने इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है और पूरे सिस्टम पर एक जबरदस्त तनाव डाल दिया है। और यह सवाल सिर्फ किताबी नहीं है। जब यह संतुलन टूटता है तो इसका असर सिर्फ दूर के जंगलों पर नहीं पड़ता। इसका असर हमारी थाली के खाने से लेकर हमारी सांस की हवा तक हर एक चीज पर पड़ता है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। देश के ज्यादातर शहरों में हरा भरा क्षेत्र यानी जो ग्रीन एरिया है वो अब सिमटकर सिर्फ 1 से 2% रह गया है। सोचिए, वो फेफड़े जो हमारे शहरों को सांस लेने में मदद करते थे वो अब लगभग खत्म हो चुके हैं। और इस असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा मॉडर्न कचरा। ये जो लाइन है, नया जमाना नया कचरा, ये आज की समस्या को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है और उसके साथ हमारे कचरे का रूप भी। ये नया कचरा क्या है? ये है डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो कभी खत्म नहीं होता, खेतों में डाले जाने वाले केमिकल कीटनाशक और कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी।
ये सब कुछ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की मिट्टी, पानी और हवा में जहर घोल रहा है। तो इस असंतुलन की कीमत क्या है? ये सिर्फ पर्यावरण को गंदा करने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक रिपल इफेक्ट होता है, जिसकी लागत हम सभी को चुकानी पड़ती है। जब मिट्टी में जहर घुलता है तो इसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ता है। पैदावार कम हो जाती है और फिर खाने की कमी होती है। ये एक कड़वा सच है कि हम इस सिस्टम से बाहर नहीं हैं, बल्कि हम इसी का एक हिस्सा हैं। और मैं इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जब हम ये जानते हैं कि हर एक धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि हमारे कामों का कोई नतीजा नहीं होगा? हमें याद रखना होगा कि इस जीवमंडल का स्वास्थ्य ही हमारा स्वास्थ्य है।